नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के जरिए आप तक पहुंचाई जाती हैं खेती किसानी से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां, और आज भी इसी कड़ी में कुछ अहम बातें हम आपको बताने वाले हैं। आज सबसे पहले हम आपको बताएंगे कपास की खेती के बारे में और उसकी उन्नत किस्म के बारे में। फिर मुलाकात करवाएंगे मछली पालक फौजी से, और फिर बात होगी राष्ट्रीय कृषि बाजार की। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। आइए किसान भाइयों बहनों, नजर डालें हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान पर, और देखें खेती किसानी के क्षेत्र में क्या कुछ खास है। कपास दुनिया की महत्वपूर्ण फसलों में गिनी जाती है, और क्षेत्रफल के लिहाज से बता दें आपको, हमारे देश भारत में ही सबसे ज्यादा इसकी खेती की जाती है। और हमारे देश में बीटी कॉटन को हमारे किसान काफी पसंद करते हैं। बता दें 88% क्षेत्रफल में बीटी कॉटन की ही यहाँ पर बुआई की जाती है और अच्छी उपज भी हासिल की जाती है। किस तरह से इसका प्रबंधन कर सकते हैं ताकि अच्छी उपज हासिल की जा सके, आइए इसी संदर्भ में जानकारी हासिल करते हैं हमारे सेगमेंट में। कपास दुनिया की महत्वपूर्ण फसलों में गिनी जाती है। क्षेत्रफल के हिसाब से कपास की सबसे ज्यादा खेती भारत में होती है। देश के किसान बीटी कॉटन बोना ज्यादा पसंद करते हैं। कपास के कुल रकबे में 88% से भी अधिक पर बीटी कॉटन बोई जाती है। इस किस्म की खेती से कपास प्रबंधन में बड़े बदलाव आए हैं। कपास के लिए जल निकास वाली काली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। चूँकि ये लंबी अवधि वाली नकदी फसल है, इसलिए इसमें संतुलित पोषण की जरूरत होती है। बेहतर होगा कि मिट्टी की जांच जरूर करा ले ताकि पोषण प्रबंधन ठीक से हो सके। बोने से पहले एक बार गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। उसके बाद 1-2 जुताई साधारण हल या कल्टीवेटर से करनी चाहिए। उसके बाद रोटावेटर और पाटा चलाकर जमीन को भुरभुरी और समतल बना ले। गर्मी में जुताई के फौरन बाद 1 एकड़ खाली खेत में 1 क्विंटल नीम की खली डालें। आप चाहे तो इसकी जगह 5 किलो नीम का बीज पीसकर भी डाल सकते हैं, या फिर 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से नीम का तेल डालें। ऐसा करने से मिट्टी में मौजूद कीटों के अंडे और बीमारी फैलाने वाले कारक नष्ट हो जाते हैं। अगर आप असिंचित क्षेत्र में रह रहे हैं तो क्यारियों की लंबाई 3.5 फुट और चौड़ाई 1.5 फुट रखें, जबकि सिंचित अवस्था में लंबाई और चौड़ाई 4-4 फुट रख सकते हैं। असिंचित अवस्था में पौधों के बीच दूरी 1.5 से 2 फुट होगी, जबकि सिंचित अवस्था में 3.5 से 4 फुट। बीज को 5 से 6 इंच गहरा गड्ढा बनाकर बोना है, लेकिन बोने से पहले उसमें गोबर की खाद और जिप्सम डालना है। 1 बीघे के लिए जिप्सम के 2 बैगों की जरूरत होगी, जबकि 1 एकड़ के लिए 10 से 15 क्विंटल गोबर की खाद चाहिए। जहां सिंचाई की व्यवस्था हो वहां मध्य मई से जून के पहले हफ्ते तक कपास बोई जाती है, जबकि वर्षा आधारित इलाकों में मानसून सक्रिय होने के बाद बुआई की जा सकती है, यानी मध्य जून से जुलाई के पहले हफ्ते तक। अच्छी फसल के लिए बीजों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। अलग अलग इलाकों के लिए अमेरिकन कपास की उन्नत किस्में लगा सकते हैं। इनमें पूसा 86, LS 886, F286, F414, F846, गंगानगर अगेती, बीकानेरी नरमा, गुजरात कॉटन 14, गुजरात कॉटन 16 और LRK 516 मौजूद है। वहीं अगर संकर किस्में लगाना चाहते हैं तो फतेह, LDH 11, LH 144, धनलक्ष्मी, HHH 223, CSAA 2, उमा शंकर, राज HH 116, JKHY 1 लगा सकते हैं। देसी कपास की भी कई अच्छी किस्में तैयार की गई है। HD 1, HD 107, H 777, H 974, DS 5 और LD 230 देसी कपास की उन्नत किस्में हैं। उर्वरकों का इस्तेमाल मिट्टी की जांच के आधार पर ही करें। देसी किस्मों के लिए 1 हेक्टेयर में 50 से 70 किलो नाइट्रोजन और 20 से 30 किलो फास्फोरस की जरूरत होगी। अमेरिकन किस्मों के लिए 60 से 80 किलो नाइट्रोजन, 30 किलो फास्फोरस और 20 से 30 किलो पोटाश इस्तेमाल करें, जबकि संकर किस्मों के लिए 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश डालना होगा। बुआई के समय नाइट्रोजन की आधी मात्रा और बाकी उर्वरकों की पूरी मात्रा डालनी है।
तो अभी आपने देखा हमारा सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ बता दें आपको कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे सफल किसान से। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे सफल किसान से और नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर। पहले वो फौजी थे और वायुसेना में अपनी सेवाएं भी दे रहे थे, लेकिन आज वो एक सफल मछली पालक हैं और गौ सेवा से भी जुड़े हुए हैं। नाम है इनका अरविंद कुमार। बता दें आपको कि इन्होंने फौज के बाद मछली पालन का रुख किया और अच्छी आमदनी भी इससे अर्जित कर रहे हैं। और साथ ही साथ बता दें आपको कि उनके इसी अहम योगदान के लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया जा चुका है। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं कैसा रहा है इनका कामयाबी का सफर। गर्दन तक पानी में डूबा ये शख्स कभी भारतीय वायुसेना का हिस्सा हुआ करता था। 2003 में इन्होंने नौकरी को अलविदा कहा और अपना कारोबार शुरू किया। जिस काम में भी हाथ डाला, कामयाबी ने कदम चूमे। फिर एक दिन ये रांची विश्वविद्यालय में मछली विभाग के संपर्क में आए। यहीं पर इनके जहन में मछली पालने का ख्याल आया। इसके बाद इन्होंने आगरा में जमीन लीज पर ली और काम शुरू कर दिया। ये बात 2016 की है। बाद में इन्हें मछली पालन से जुड़ी कई सरकारी योजनाओं के बारे में भी पता चला। इन्हीं योजनाओं का लाभ उठाकर इन्होंने सरकार से अनुदान हासिल किया। इनकी मेहनत जल्द ही रंग ले आई और अगले ही साल यानी 2017 में इन्हें आगरा मंडल में मछली उत्पादन का पुरस्कार मिल गया। मछली पालन में पहले भारतीय वायुसेना की नौकरी 2003 में छोड़ने के बाद कई अन्य व्यवसाय किया। करने के बाद सब में अच्छा हुआ। उसके बाद जब हम झारखंड में रांची में किसी का यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे, वहाँ पे हम मत्स्य विभाग के, भारत सरकार और झारखंड सरकार के मत्स्य विभाग के टच में आए और वहाँ जो मछली पालन हमने देखा, तो वहाँ देखने के बाद जब हम अपने आप को फिर वापस आगरा में सेटल किए, तो हमने आगरा में ज़मीन को लीज़ पे लेके मछली पालन 2016 में स्टार्ट किया। मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो अब भारत सरकार के जो किसानों की आय दोगुनी करने का जो प्लान है, उसमें ये बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होता साबित हो रहा है। मछली पालन के साथ साथ मैं किसानों से यह भी सुझाव दूंगा कि इसके साथ वो अपने डेयरी और पोल्ट्री को भी बढ़ावा दें, जिससे कि उनका ये आय में वृद्धि हो। 2016 में जब मैं आगरा आया, आगरा मत्स्य विभाग से हमें भारतीय सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे संबंध में पता लगा। हमें काफ़ी सहयोग मिला। उनके सहयोग के वजह से हमें कुछ गवर्नमेंट के द्वारा अनुदान भी दी गई। उसके बाद जब 2017 में जो हमने प्रोडक्शन करके दिया, उस प्रोडक्शन के आधार पे 2017 में हमें फर्स्ट प्राइज आगरा मंडल के लिए दिया गया था, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए मछली में। उसके बाद से 2020 में जब मैं कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी के संपर्क में आया,
तो वहाँ हमें और अपने कामों में सहयोग बहुत ज़्यादा मिला। उनके वहाँ जाने से हमें पशुपालन से संबंधित जानकारी भी काफ़ी मिली और उन्होंने यह बताया कि यदि आप पशुपालन भी साथ में करते हैं तो मछलियों के जो फीड की समस्या है, जो हम मार्केट पे डिपेंड रहते हैं, उससे हमें हटके जो पशुपालन में गाय के गोबर होंगे, उस गोबर को भी हम डायरेक्ट मछली के फीड के रूप में प्लैंकटन क्रिएट करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। और उसके साथ साथ यदि उस गोबर का हम अगर वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद बनाते हैं तो जैविक खाद को हम खेतों में यूज़ करते हैं और उसमें जो केचुआ का प्रोडक्शन होता है उस केचुआ को हम तालाब में भी डाल सकते हैं। इस तरह से 2020 के बाद कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी के सहयोग से और उनकी मदद से या उनके गाइडलाइन के तहत हमारी ये जो मछली पालन का व्यवसाय है बढ़ता जा रहा है। न आनंद कुमार गिर और साहिवाल किस्म की देसी गायें पाल रहे हैं और गोबर को मछलियों के आहार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इनका इरादा गोबर से कंपोस्ट बनाने का है। कंपोस्ट से 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि खेतों के लिए प्राकृतिक खाद मिल जाएगी और दूसरे मछलियों के लिए पर्याप्त मात्रा में केंचुए। मछलियों को बढ़वार के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है और केंचुए में काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र आगरा के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने किस प्रकार से मछली पालन व्यवसाय में हमारे किसान की सहायता की, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह, विशेषज्ञ पशुपालन कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी आगरा से हूँ। वास्तविकता में क्या है कि जो किसान मछली पालन कर रहे हैं तो पिछले दिनों हमने देखा कि मछली पालन में कम से कम 35 से 40% खर्चा जो था वो फीड पे आता था। उसके बाद में फिर लेबर कॉस्ट हो गई, लेबर कॉस्ट निकालने के बाद में पानी का खर्चा हो गया। इस तरह से अगर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन निकालें तो मछली पालन में खर्चा जो है 80-90% तक हो जाता है जाके। तो जहाँ एक फीड वाली बात थी 35-40% खर्चा आता था, तो एक सामान्य तौर पे जैसे नेचुरल फार्मिंग की जैसे बात करें तो गाय के गोबर से बाकी मुर्गी पालन करके उसकी बीट का इसमें उपयोग करके किस तरह से मछली का वेट बढ़ाना है और मछली का उत्पादन जो अधिक लेना है, उन पर हम लोगों ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं और जो हमारे आगरा जनपद के किसान हैं आज बहुत अच्छा उत्पादन भी ले रहे हैं। आगरा में खारा पानी बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन यही खारा पानी मछलियों के लिए वरदान है। अरविंद कुमार इस वरदान का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। तो ये था हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ बता दें आपको कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद भी अहम जानकारियां आप तक पहुंचानी बाकी हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर
रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब कार्यक्रम में नजर डालते हैं हमारे अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया पर। किसान भाइयों बहनों, हमारे देश की सरकार ने कई अहम योजनाएं चलाई हैं ताकि हमारे किसानों को फायदा मिल सके, हमारे किसान आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। जितनी भी समस्याएं उन्हें खेती किसानी के क्षेत्र में आ रही हैं, उनका समाधान उन तक पहुंच सके। और इसी दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है, जिसका नाम है राष्ट्रीय कृषि बाजार। इसे इनाम के नाम से भी जाना जाता है। अपनी फसलों की बिकवाली हमारे किसान घर बैठे बैठे ही बेहद आसानी से कर सकते हैं और अच्छे दाम भी अर्जित कर सकते हैं। क्या है ये राष्ट्रीय कृषि बाजार, आइए जानते हैं। ई-नाम के जरिए आप घर बैठे न केवल APMC से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। ई-नाम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है, जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन ई-नाम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। ई-नाम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हो। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं, तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की ही बिक्री होती थी, लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि ई-नाम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 FPO जुड़े हैं। किसानों के लिए ई-नाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है।
तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित होंगी। साथ ही आपको बता दें कि दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। साथ ही बता दें, आपको ईमेल करना चाहते हैं आप हमें, तो ईमेल ID नोट कीजिए। हमारी ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। साथ ही आप हमारा पता भी नोट कर सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।